माइक्रो में अभी तक हम लोगों ने 3 एजेंट को डिस्कस कर लिया। 3 एजेंट कौन से थे? इसको आप पार्टिसिपेंट भी कहते हैं, इसको आप एजेंट भी कहते हैं। सबसे पहले आपने जो माइक्रो में चैप्टर नंबर 1 और 2 देखा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर था। उसके बाद फिर हमने चैप्टर नंबर 4 से शुरू किया। 4 में कंज्यूमर के वाले से बात की है। तो पहला एजेंट था कंज्यूमर, कंज्यूमर के वाले से हमने डिस्कशन कर ली। सेकंड, फिर आ गया सेकंड एजेंट चैप्टर नंबर 5, जिसमें प्रोड्यूसर को हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकंड एजेंट है। अब ये थर्ड एजेंट है जिसमें गवर्नमेंट के वाले से बात करेंगे। फिर इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 में जाके, 11 चैप्टर में जाके हम लोगों ने फॉरेन ट्रेडर के वाले से बात करनी है। 11 है, उसके बाद 14 है। तो इस तरह जितने भी आपके टोटल एजेंट्स हैं वो 4 एजेंट्स हैं। कंज्यूमर की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे, उसके बाद आज हम बात करने लगे हैं गवर्नमेंट के वाले से। अब माइक्रो में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल यूनिट्स को, मैक्रो में हम लोग पढ़ने लगे हैं एग्रीगेट ओवरऑल यूनिट्स को। अब एग्रीगेट के वाले से बात करें, ओवरऑल की बात करें, पहले समझ लें। अगर हम सिर्फ बात करें लाहौर की पॉपुलेशन की तो ये माइक्रो है। अगर हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये माइक्रो है। अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये माइक्रो है। अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो मैक्रो है। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे तो ये मैक्रो है। तो मैक्रो की डेफिनेशन में इसने देख लें क्या लिखा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? स्टडीज द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंट्रीज इन द एग्रीगेट, यानी टोटल के हवाले से जब हम बात करते हैं, बेशक हम एग्रीगेट डिसीजन इंडिविजुअल के कर रहे हैं, फर्म के कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क में पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, बेटा डिस्कशन ना करें। तो अब एक सवाल तो ये बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बेटा जिसने मास्क पहना हुआ है उसको कह रहा हूँ, पीछे देख रहे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? दूसरे नंबर पे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसने एज इट इज लिखे है, और बेसिकली ना मैक्रो में खास तौर पर पॉइंट मैटर करते हैं, माइक्रो में डायग्राम मैटर करती है। अगर आपको डायग्राम आती है तो वो बेहतर है, लेकिन अगर डायग्राम के बाद अगर हम बात करते हैं मैक्रो में, तो मैक्रो में डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैक्रो में बहुत कम डायग्राम है, मैक्रो में पॉइंट मैटर करते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जितने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ये पॉइंट एज इट इज आप लोगों ने हेडिंग याद करनी। ये अपने अल्फाज में लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। मटेरियल आप लिख सकते हैं, यानी जो आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एज इट इज लिखना चाहोगे सारे ही पूरे क्वेश्चन को अपनी तरफ से, तो वो गलत हो जाएगा। तो आई कैप के जो आप कह रहे हैं हेडिंग है वो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो पहले नंबर पे है बेटा, क्वेश्चन आ कैसे सकता है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो जरा देख लें। सबसे पहले नंबर पे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में उसने डिस्कस किया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो हम क्यों पढ़ते हैं? मैक्रो को हम इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोगों ने ग्रोथ अचीव करनी है। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उसने लिखा हुआ है दिस वुड इंक्रीज द वेल्थ ऑफ कंट्री एंड हेल्पफुल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो गई है। तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड उसका पॉइंट है लो प्राइस इन्फ्लेशन। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाए, कीमतों में उतार चढ़ाव ना हो, उसमें ज्यादा जो मूवमेंट ना आए, तो ये स्टेबल होता है। क्योंकि कीमत कम हो गई तो कंज्यूमर को फायदा है, कीमत ज्यादा हो गई तो प्रोड्यूसर को फायदा है। दोनों सूरतों में किसी एक का नुकसान जरूर होता है, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे बेस्ट वे होती है। उसके बाद है थर्ड पे लो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम हो जाए। उसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, रिडक्ट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। लास्ट में है फिर इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है, जितनी चीजें हमने बाहर से मंगवाई हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं, जितनी चीजें हमने बाहर के मुल्क भेजी हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट है। कितने पैसे हमने अदा किए हैं चीजों के, कितने हमने बाहर से मंगवाई हैं, उसके लिए जो बैलेंस क्रिएट किया जाता है वो भी बैलेंस होना चाहिए। क्या मतलब? यानी जितनी चीजें आपने बाहर से मंगवाई हैं इंपोर्ट्स, वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू देयर एक्सपोर्ट्स। और अगर ये रिलेशन उल्ट चला गया, रिवर्स हो गया, तो फिर इसको हम कह देंगे कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में चला गया।
वो नेगेटिव में चला गया। माइक्रो में कोई इतनी खास चीज नहीं होती, लैंग्वेज मैटर नहीं करती इतनी ज्यादा, क्योंकि वही अल्फाज होते हैं जो आप लोगों ने यूज किए हैं। जैसे खास एक वर्ड था यूटिलिटी, तो आप बेनिफिट कह देते हो या इकोनॉमिक्स में उसको यूटिलिटी कहते हो, वहां पे चंद अल्फाज थे माइक्रो में। मैक्रो का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैक्रो में अल्फाज इकोनॉमिक्स के होने चाहिए। मैक्रो में हाइडिंग याद हो, अल्फाज इकोनॉमिक्स क्यों नंबर फिर मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स लेने के लिए मैक्रो में खास तौर पर, माइक्रो में डजंट मैटर, मैंने ना पहले कभी बात की है, क्योंकि माइक्रो में जो हाइडिंग थी उसको आप अपने अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, वो टेक्निकली होती है। मैक्रो में जर्नल चीजें आ सकती हैं, आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसकी हाइडिंग वही रखनी है जो आई कैप में है। और जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने करनी है उसमें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे आप लोग क्यूएम की बात करते हैं या आप लोग आईटी की बात करते हैं, तो हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज का फर्क होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज भी डिफरेंट है। जितने बच्चे अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनको इलम होगा कि इंक्रीज हो जाए तो डेबिट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, और डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम यूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम उसको कहते हैं कि जी बेनिफिट है, यूटिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही। लॉ में चले जाएं, कानून की लैंग्वेज अपनी है, वहां पर अगर कोई एग्रीमेंट सही है तो उसको हम कहते हैं वैलिड है, और अगर एग्रीमेंट वहां पर ठीक नहीं होता तो हम उसको कहते हैं वॉइड है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज है। इस तरह इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मैक्रो में खास तौर पर ध्यान रखना है, वर्ड्स वो नहीं होने चाहिए जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा ही वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें बस देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। ऑब्जेक्टिव्स में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। किसी चीज की नहीं समझ आई तो बता दें बेटा। अब बेटा नेक्स्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे जाके बेसिकली उसी टॉपिक में है। उसी टॉपिक के हवाले से अब हम डिस्कस करने लगे हैं नेशनल इनकम की मेजरमेंट अप्रोच। मेजरमेंट के हवाले से अब हम डिस्कस करने लगे हैं। अब ये मेजरमेंट क्या होगा? मेजरमेंट में नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने तरीके हैं, इसकी मैं दो एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कहते हैं आप एवरेज कंट्रोल करते हैं या मीन मीडियन मोड के हवाले से बात करते हैं। मीन मीडियन मोड, इन सब का मकसद एक ही है कि आप सेंटर्ड वे काउंट कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं। डिस्पर्शन में आप देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, आप सब एक ही चीज की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, वेरिएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, चलें एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। जैसे हम पैमाइश करते हैं, लेंथ के हवाले से डिस्कशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये सेंटीमीटर में है, ये गज में है, यार्ड्स में है, तो लेंथ के हवाले से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। हर चीज को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है, उसकी टेक्निक का फर्क होता है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाएगा, चलें इसकी भी और आसान बातें करते हैं। हम अपने घर में, जो हमारे यहाँ अपने अपने घरों में फैमिली का जो बजट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? तीन तरीके हो सकते हैं। नॉर्मली हम दो इस्तेमाल करते हैं, थर्ड मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते, वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं। घरों में दो तरीके होते हैं। या तो हम ये देखते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, जैसे वालिद साहब हैं, भाई है, उन दोनों की जो सैलरी है, जो इनकम है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब है पूरे घर की आमदनी आ गई। एक तो इनकम मेथड होता है, इसका मतलब है जितने मुल्क में आपके लोग काम कर रहे हैं, जितने भी आपके रोजगार अर्न कर रहे हैं, इसको कहते हैं इनकम मेथड। सारों की आमदनियों को इकट्ठा कर लो तो इसको कहेंगे नेशनल इनकम। बेसिकली नेशनल इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री। एक तो ये तरीका कार है। अच्छा दूसरा तरीका जो हम अपने घरों में अडॉप्ट करते हैं वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंस मेथड। क्या हम ये देख लेते हैं यार इस महीने का खर्चा हमारा कितना है, तो एक एक्सपेंस से भी पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, या आपकी जो वर्थ है किसी भी एसेट्स की वो क्या होगी अगर किसी कारोबार की बात करें तो दूसरा तरीका यही होता है नेशनल इनकम को मेजर करने का, एक्सपेंडिचर मेथड, कि टोटल हम कितने एक्सपेंस कर रहे हैं, आपने टोटल कितने खर्चे किए हैं, पूरे मुल्क के खर्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कंज्यूमर ने कितना खर्च किया, प्रोड्यूसर ने कितना खर्च किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, फॉरेन ट्रेडर ने कितना खर्च किया, सारों के खर्चों को ऐड कर लेते हैं।
थर्ड एक चीज जो हम घरों में इस्तेमाल नहीं करते, वैसे इस्तेमाल की जाती है, उसमें पहले नंबर पर है नेशनल इनकम मेथड। अब ये नेशनल इनकम मेथड में तीसरा मेथड है प्रोडक्ट अप्रोच। ये प्रोडक्ट अप्रोच क्या होती है? इसको प्रोडक्ट अप्रोच भी कहते हैं, इसको वैल्यू एडेड अप्रोच भी कहते हैं। अब प्रोडक्ट अप्रोच होती है जितनी चीजें आपके मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी चीजें आपके मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं आप उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे आप कह लें आपके घर में जितने भी एसेट हैं, फर्नीचर कितने हैं, आपके एसी, रेफ्रिजरेटर, ये चीजें कितनी हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो घर में अगर हम काउंट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इसका मतलब है आपके मुल्क में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, क्वांटिटी के वाले से बात करें तो इसको फिर हम कहते हैं ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट अप्रोच है। तो टोटल 3 किस्म की अप्रोचेस होती हैं, तीनों को बारी बारी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। यहां पर पहले मैं एक स्केच बना देता हूं कि हम लोगों ने टोटल कितनी अप्रोचेस पढ़नी है। अप्रोचेस ऑफ नेशनल इनकम। अब 3 किस्म की अप्रोचेस। सबसे पहले जो उसने अप्रोच लिखी हुई है वो लिखी हुई है, इसको आउटपुट अप्रोच भी कहते हैं और प्रोडक्ट अप्रोच भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे एक होता है इनकम अप्रोच, और तीसरे नंबर पर होती है एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब पहले आउटपुट अप्रोच के वाले से बात करते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में एक तो ये चीज आई नहीं है, ऊपर से ये 2-3 अटेम्प्ट हो गई हैं, उसने ये चीज नहीं पूछी, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं इस अटेम्प्ट में। अब आउटपुट अप्रोचेस, ये तीनों अप्रोचेस के, अब ये आउटपुट अप्रोचेस दो पर फिर बेस करती है, इसके आगे फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं फाइनल गुड अप्रोच, और एक को कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। अब ये फाइनल गुड अप्रोच क्या होती है? अब इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम सोफा परचेज करते हैं या कोई भी फर्नीचर परचेज करते हैं, अब उसमें एक होता है फाइनल, यानी मैंने सोफे की कीमत मेजर कर लिया, ठीक है, मैंने टेबल्स की जो प्राइस है उसको ऐड कर लिया, जो चेयर्स हैं उसकी मैं जो प्राइस है उसको मैंने ऐड कर लिया। एक और तरीकाकार होता है, एक सोफे के लिए मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले लकड़ी आई होगी उसकी प्राइस ऐड कर लूंगा, उसके बाद फिर कोशिश हुई है जो रेक्सिन जो उस पर ऐड हुई है वो उसकी कीमत ऐड कर लूंगा। जैसे जैसे फेज पे उस पर खर्चे होते जा रहे हैं, फेजेस वाइज अगर काउंट करूं उसको कहते हैं वैल्यू एडेड। और अगर अल्टीमेट एंड पे वैल्यू निकाल लो, यार ये चीज बन के इतने की बिक रही है, तो ये फाइनल गुड अप्रोच है। तो दो तरीके होते हैं, या तो वैल्यू एडिड कर लें, इसमें कहते हैं एडिशन ऑफ एक्सपेंस, आप एडिशन करते जाते हो एक्सपेंस का, तो ये वैल्यू एडिड अप्रोच है। और अगर आप अल्टीमेट फाइनल गुड की बात करते हैं, एंड पे ये कीमत आ गई है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच है। क्लियर है बेटा? तो प्रोडक्ट आपके मुल्क में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, अब दो तरीके होते हैं, या तो वैल्यू एडिड से मेजर कर लो, ठीक है, स्टेज 1 में अगर वैल्यू एडिड से मेजर करेंगे फिर हम किसकी बात करेंगे? फिर हम कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना सामान आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतना आया, ट्रेड सेक्टर से इतना आया, सर्विस सेक्टर से इतना आया। सेक्टर वाइज काउंट करेंगे तो हम कह देंगे ये वैल्यू एडिड है। और अगर हम फाइनल गुड की बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि जी टोटल गुड्स कितनी आई हैं, इंपोर्ट कितनी हुई है, एक्सपोर्ट कितनी हुई है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, तो इसको हम कह देंगे फाइनल गुड है। तो खैर इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको नोट सेंड करता हूं, उसमें भी लिखी हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या होती है? आमदनी। अब किस किस की आमदनी होगी? कितने एजेंट होते हैं? 4 एजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड अगर मैंने रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रिवार्ड रेंट होगा, तो पहले नंबर पे रेंट इसमें ऐड हो जाएगा। अगर लेबर हायर की हुई है, लेबर को क्या पे कर रहे होते हैं? वेजेस। थर्ड पे कैपिटल, अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है तो उसका आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो ये उसका रिवार्ड है, इंटरेस्ट। इसका मतलब है ये आमदनी है ना इंटरेस्ट की, बेसिकली इंटरेस्ट किसकी आमदनी है? कैपिटल की। लेबर की आमदनी क्या है? वेजेस या सैलरीज जो भी इसको कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट। अगर आप इन सब को ऐड कर लें,
इन सब को ऐड कर लें तो यहाँ पर आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो एक ये तरीकाकार होता है, जितने भी लोग, जितने भी एजेंट्स हैं आपके इकोनॉमी में, उन सब की आमदनियों को ऐड कर लें। दिस इज कॉल्ड इनकम मेथड या इनकम अप्रोच। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। थर्ड अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या होती है? एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या होती है? एक्सपेंडिचर अप्रोच में जितने लोगों ने खर्चा किया, कंज्यूमर भी खर्चा करेगा, प्रोड्यूसर भी खर्चा करेगा, जो कंज्यूमर खर्चा करेगा इसको कहते हैं सी। सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। मैं आगे लिखता भी जाता हूं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सेकंड पर है आई, स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये कौन करेगा खर्चा? प्रोड्यूसर। अपने कारोबार को ग्रो करना है तो जारी बात है कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ना, चीजें खरीदेगा फिर ही आगे बेचेगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही होती है। अब देख लें, जितने पब्लिक पार्क्स हैं, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट सैलरियां दे रही है उनको, तो सैलरी एक्सपेंडिचर ही है ना बेसिकली। उसके बाद जितनी यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा वर्ड है एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक एजेंट बच गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप फॉरेन ट्रेडर कहते हो। एक्सपोर्ट पर भी पैसे खर्च करते हो, इंपोर्ट पे भी पैसे खर्च करते हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाने पड़ते हैं। जैसे मकान आप खरीदते हैं तो मकान के बाद आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, रजिस्ट्री ऑनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप वहां से कोई सामान मंगवाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इन चारों को ऐड कर लें तो यहां से भी आपकी जो है वो नेशनल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इसके 3 तरीके होते हैं, आउटपुट अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। इन तीनों में देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो पूछ लें। जी बेटा, एक्सपेंडिचर अप्रोच में सारों के एक्सपेंसेस हैं, सारों के एक्सपेंसेस हैं। लाइक कंज्यूमर खर्चा कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। दूसरे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट, जो प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा होता है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही होती है, तो हम खर्चों के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। और लास्ट में है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जितनी चीजें बाहर से मंगवाई हैं, जितनी चीजें बाहर भेजी हैं, उनको भी ऐड कर लें तो ये नेशनल इनकम आ जाएगी। ये एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक हो गया बेटा? अब बुक है आप लोगों के पास, बुक से जरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, पेज नंबर 174, पेज नंबर 174 जरा ओपन करें। जितनी भी फाइनल गुड्स होती है ना, हमने अपने मुल्क में कितनी चीजें प्रोड्यूस की हैं, चीजों को गिन लें तो ये प्रोडक्ट अप्रोच है। वॉइस, एक मिनट बेटा। जी जी बेटा, किसने क्वेश्चन पूछना था? अच्छा बेटा, डिस्कशन नहीं है अब।
ग्रुप में मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, ग्रुप में नोट सेंड किए हैं। ये नेशनल इनकम के नोट्स हैं, जो जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहले ही उसके नोट्स कन्वर्ट कर दिए हैं। जरा ओपन कीजिएगा, नेट अवेलेबल नहीं है, चलें। और भाई डिस्कशन ही यार, सुन लो मेरी बात यार, या तो आपस में लड़ लो या बाहर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ डिस्कशन ही करनी, सुन ले मेरी बात भी, सुन ले बेटा, या तो आपस में फैसला कर लो। नेशनल इनकम के हवाले से जितनी भी हम लोगों ने नोट्स में डिस्कशन किया है उसमें एग्जांपल्स लिखी हुई है सारी, तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं उसके बारे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो बहरहाल अभी मैं यहाँ पर भी शेयर कर दूंगा, बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो बुक से काम करने वाला है ना, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने इसमें नहीं करनी बेटा, साइलेंट पे लगा लेंगे इसको मोबाइल। सारी चीजें हम लोगों ने बुक से डिस्कस नहीं करनी, कुछ चीजें नोट से करनी है, कुछ चीजें हम लोगों ने बुक से डिस्कस करनी है। तो जो चीजें हमने बुक से करनी है पहले वो बुक से कर लेते हैं, उसके बाद फिर नोट्स ओपन करके यहाँ पर फिर मैं नोट्स को आपको शेयर करवा दूंगा। तो पहले बुक वाली चीजें देख लें जो जो हमने करनी है। नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं ये बुक से ही है सारे, सिर्फ उसकी तरतीब लिखी हुई है, जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने वहां पे लिख दी है। अब उसके बाद आ जाती हैं इसकी डिफिकल्टीज। नेशनल इनकम को मैयर करने के लिए या जब नेशनल इनकम की हम पैमाइश करते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं उनको जरा हम डिस्कस करने लगे। ये पता चल गया नेशनल इनकम क्या होती है, किस किस तरीके से उसको मैयर किया जा सकता है। अब इसकी दो किस्म की डिफिकल्टीज हैं। एक डिफिकल्टीज हैं जो हर एक की अपनी अपनी है, जैसे आउटपुट अप्रोच की अपनी डिफिकल्टीज हैं, इनकम अप्रोच की अपनी डिफिकल्टीज हैं, और एक्सपेंडिचर अप्रोच की अपनी डिफिकल्टीज हैं। तो ये जितना सारा स्केच लिखा था प्रोडक्ट अप्रोच, डेफिनेशन लिखी हुई है, यही डेफिनेशन नोट्स में भी होगी, खैर अभी डिस्कस करते हैं। ये डिफिकल्टी स्पेसिफिकली किसके लिए है, आउटपुट के लिए। यानी आउटपुट मेथड में आपको ये डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इसमें आमतौर पर डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, यानी आपने वो चीज वैल्यू एडेड में भी शामिल कर ली है और आपने वो चीज फाइनल गुड में भी शामिल कर लिया है। तो इसका मतलब है नेशनल इनकम में एक ही चीज दो मरतबा काउंट होगी। ये मसला सिर्फ और सिर्फ आउटपुट अप्रोच में नहीं होता, इनकम मेथड में भी होता है कि जैसे एक शख्स पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो एक टाइम एक ही शख्स है जो डबल जॉब कर रहा है, लेकिन हम अगर नंबर ऑफ पर्संस की बात करें तो वो दो गिने जाएंगे, तो यहाँ पर भी डबल काउंटिंग होने का खर्चा होता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी आप किसी एक सेक्टर में एक जगह पे नहीं कर रहे होते, आप डिफरेंट सेक्टर्स में कर रहे होते हो। और अगर हम सेक्टर ले रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में खर्चा किया, इतना किया, वहां पर भी, तो इन तीनों में सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा, डबल काउंटिंग हो जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि डबल काउंटिंग हो जाती है, चीजों को हम अलग से सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो यहां पर जरा पढ़ लें डबल काउंटिंग। द आउटपुट ऑफ सम फर्म्स बिकम इनपुट ऑफ अदर। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या होता है, जैसे एक फर्म के लिए वो आउटपुट होती है और किसी दूसरे फर्म के लिए वो इनपुट होती है। जैसे अगर हम बात करें कपास की, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो आउटपुट है, लेकिन कपास से जब धागा बन जाता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो इनपुट होती है। फिर इसी तरह अगर हम धागे की बात करें तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इनपुट है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आउटपुट है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर उसे कपड़ा अगर बना देता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करके, तो ये उसके लिए इनपुट है। तो एक ही चीज किसी दूसरे जगह के लिए, किसी दूसरे इदारे के लिए, किसी दूसरे सेक्टर के लिए आउटपुट होती है, और वही चीज जो पहला इदारा है उसके लिए इनपुट है। तो एक चीज की डबल काउंटिंग हो सकती है, क्योंकि सेक्टर को हम अलग अलग नहीं कर सकते, सेक्टर वाइज हम इसके डिफरेंसेस नहीं कर सकते, तो इसलिए डबल काउंटिंग सबसे बड़ा मसला है। तो आपने ये पहली लाइन उसमें लिख देनी है, द आउटपुट ऑफ सम फर्म्स बिकम इनपुट ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल, द आउटपुट फ्रॉम अ फैक्ट्री मेकिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विल बी यूज्ड एज इनपुट इन द मोटर इंडस्ट्री। एक चीज जो उसके स्पेयर पार्ट हैं, एक इंडस्ट्री के लिए वो आउटपुट है, और स्पेयर पार्ट वो जहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके लिए वो इनपुट है। तो एक ही चीज दो जगह पे इस्तेमाल हो रही है, इनपुट के तौर पर भी और आउटपुट के तौर पर भी। तो सिर्फ ये पहले तीन लाइनें आपने लिखनी है, पूरा पैराग्राफ इसमें मेंशन नहीं करना। उसके बाद अगला पैराग्राफ है टू, यानी इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ओनली द वैल्यू एडेड ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज एडेड। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कौन सी अप्रोच बेस्ट है, फिर वैल्यू एडेड अप्रोच बेस्ट है। तो ये उसने प्रॉब्लम बताई है, आउटपुट मेथड का ये मसला है, और आउटपुट के मसले को बचने के लिए फिर हम दूसरा मेथड अडॉप्ट कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच है। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी,
आउटपुट अप्रोच की। अभी टोटल 3 पढ़े थे ना, अब पढ़ने लगे इनकम अप्रोच की क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये उसने बताया, वजह से मैंने आपको एग्जांपल बता दी थी, उसने क्रॉस लगा दी है, वैल्यूज भी लिख सकते हैं आप, इनकम फ्रॉम पीपल, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये चीजें। अच्छा, ये डिफिकल्टीज आ गई। अब देखें इसमें भी पहला पॉइंट वही है, डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग का जो पॉइंट है वो तीनों में आएगा, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। इसमें एक और पॉइंट भी है, इसकी 2 डिफिकल्टीज हैं। कहता है दीज पेमेंट्स आर, ये उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है। जब डबल काउंटिंग हो जाती है तो डबल काउंटिंग के बाद अब इसको इनकम से कैसे बचा जाए, वो कहते हैं दीज पेमेंट आर प्योरली ट्रांसफर फ्रॉम टैक्स पेयर हु प्रोवाइड द मनी टू अदर पर्सन सच एज अनएम्प्लॉयड और डिसेबल एंड दस शुड नॉट बी इंक्लूडेड ट्वाइस एज टू फॉर्म्स ऑफ इनकम। वो कहते हैं आप पर्सन वाइज इनकम कैलकुलेट कर लें और उनकी कैटेगरी बना लें कि ये डिसेबल्ड पर्सन है, ये जैसे ग्रेडिंग हुई होती है कि 17 ग्रेड का बंदा है, 18वें ग्रेड का बंदा है, 19वें ग्रेड का बंदा है, तो कहता है ग्रेडिंग कर लें। जब आप ग्रेडिंग करेंगे ना तो इनकम वहां पे क्लैश नहीं करेगी, ठीक है। बेशक कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है तो उसमें भी। अच्छा, ये दूसरा मसला भी मैंने कहा था कि इसमें दो होते हैं मसले। अनदर मेजर प्रॉब्लम इज दैट ऑफ सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज। कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं या सेल्फ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, यानी ऑनर भी वही है और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर भी मसला हो गया। अब दो प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा, वो इनकम है ना, प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा और उधर से सैलरी में भी ऐड हो जाएगा, फिर भी डबल काउंटिंग का मसला आ गया। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर इनकम मेथड में कि कैसे हो सकते हैं फिर। लेकिन इसका भी सोल्यूशन वही है, अगर आप ग्रेडिंग कर दोगे, स्केलिंग कर दोगे, तो स्केल में हर एक की अलग अलग ही काउंट होगी। एक्सपेंडिचर अप्रोच, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये एग्जांपल नहीं करनी। इसका एक पॉइंट डबल काउंटिंग का नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की नहीं है। बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। पहले तो ये समझ लें सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। सब्सिडीज होती हैं जब गवर्नमेंट किसी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जब गवर्नमेंट किसी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो ये हम कहते हैं कि जी उसको सब्सिडी मिल रही है, ये उसको जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। अब ये बेनिफिट विदाउट एनी सर्विसेज दिया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जी किसी शख्स को, बेरोजगार शख्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दें, फिर काफी अमेरिका में देख लें या बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको अलाउंस पे किया जाता है। जितने अपाहिज लोग होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको भी अलाउंस पे किया जाता है। तो ये सारे जो अलाउंसेस होते हैं इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब जितने हम अपनी बात करें, एक्सपेंस की बात करते हैं, जितने भी हम सदकात खैरात करते हैं या किसी की सोशल वेलफेयर के लिए, किसी की भलाई के लिए, जब भी हम कोई पैसे वगैरह देते हैं उसको हम काउंट नहीं करते, वो ना हमारे एक्सपेंस में आता है ना हमारी इनकम में आ रहा होता। तो इसलिए वो चीज, वो अमाउंट जो होती है वो रह जाती है। तो ये सब्सिडी का मतलब ये होती है जब गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे रही है, या गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे रही है, या हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज नेशनल इनकम में मैयर नहीं होती। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला फिर ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हर कमोडिटी पे टैक्स होता है, हर कमोडिटी पर टैक्स होता है। जो चीज ज्यादा खरीदेगा टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, जो कम खरीदेगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स किस पे लगा हुआ है, चीज पे। चीज एक्सपायर होगी तो टैक्स भी गया, चीज अगर एक्सपायर हो गई तो टैक्स भी गया। जैसे मेडिसिन होती हैं, जैसे फूड आइटम्स होती हैं, इन पर भी टैक्स होता है। जो शख्स खरीदेगा टैक्स देगा। अब अगर वो एक्सपायर हो गई, इसका मतलब है वो वेस्ट हो गई। तो गवर्नमेंट ने तो रिकॉर्डिंग कर ली हुई है कि जी हमने इतनी चीजों पर टैक्स लगा दिया, लेकिन उसमें से आधी चीजें वेस्ट हो गई हैं तो वो टैक्स भी गया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी खराब हो जाती है। तो ये 2 वजूहत हैं, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकी वजह से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं नेशनल इनकम की मेजरमेंट में वो फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अप्रोचेज होती कौन सी हैं। दूसरे नंबर पे फिर हमने पढ़ा कि हर के अप्रोच के क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या उसके जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। ये 2 चीजें हमने बुक से करनी है। तीसरी और आखिरी चीज बुक से करनी है, फिर नोट्स पे आते हैं। अब दूसरी चीज में जो हमने बुक से करनी है वो जरा देख लें, फिर वापस नोट्स पे आएंगे। मैं नोट्स ओपन करके आपसे शेयर करता हूँ।
बेटा ये है डिफिकल्टीज ऑफ इंटरप्रिटेशंस। वो डिफिकल्टीज किसकी थी? मेजरमेंट की। ये डिफिकल्टीज किसकी हैं? इंटरप्रिटेशन की। 167 पेज होगा मेरे ख्याल से। तो ये डिफिकल्टीज ऑफ इंटरप्रिटेशंस, पहले इसका मैं स्केच बना दूं, इसका मैं जरा स्केच बना दूं, उसको जरा देख लें। डिफिकल्टीज ऑफ इंटरप्रिटेशन कितनी किस्म की होती हैं? ये अगर आप अभी नोट्स पे बना लें या कॉपी पे बना लें, अभी याद हो जाएंगी ये डिफिकल्टीज ऑफ। ये बात याद रखनी है, डिफिकल्टीज कौन सी हैं, इंटरप्रिटेशंस की हैं या मेजरमेंट की हैं। आप बेटा डिफिकल्टीज में, इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टीज में दो कैटेगरीज आती हैं। पहले नंबर पर आती है सिंगल कंट्री कंपैरिजन। सिंगल कंट्री कंपैरिजन का मतलब है यानी पाकिस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो रहा है, या एक मुल्क का कंपैरिजन अपने साथ हो रहा है। जैसे आप लोग कंपेयर करते थे इन्फ्लेशन को, कि एक ही मुल्क की इन्फ्लेशन है, जैसे आपने सीपीआई इंडेक्स पढ़ा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक ही इन्फ्लेशन है, एक ही मुल्क की इन्फ्लेशन है, 2020 का कंपैरिजन कर रहे हैं 2005 के साथ या 2010 के साथ, तो ये है सिंगल कंट्री कंपैरिजन। अपने ही मुल्क का मुआवजा अपने किसी पास्ट के साथ कर रहे हैं या किसी और साल के साथ कर रहे हैं। एक होता है इंटरनेशनल कंपैरिजन, पाकिस्तान का कंपैरिजन हम किसी दूसरे मुल्क से कर रहे हैं। अगर तो पहले हम अपनी बात करते हैं सिंगल कंट्री कंपैरिजन, तो इसमें दो चीजों का फर्क आ जाता है। अपने ही जो चीजें हैं उसका मुआवजा दूसरे के साथ किया जाए, तो आप देखें इन्फ्लेशन रेट में फर्क होता है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? प्राइसेस का बढ़ जाना। तो कीमतें इस साल कितनी बढ़ी हैं? किसी एक कमोडिटी की बात नहीं करते, पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, फूड की बात नहीं करेंगे, क्लॉथ की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवरऑल प्राइस लेवल। कुछ चीजों की कीमतें बढ़ी होंगी, कुछ चीजों की कीमतें कम हुई होंगी, जो एवरेज निकलेगी उसको हम कहते हैं एवरेज प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब अगर ये एवरेज प्राइस लेवल इन्फ्लेशन हमेशा आप देख लें पिछले पास्ट में कम होगा, बाद में बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? इनकम। जैसे आप इस वक्त इस जगह पे, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 17 ग्रेड में जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। मेरे वालिद साहब 17 ग्रेड में जॉब कर रहे थे, तो उनकी जो सैलरी थी वो 30,000 थी। बेटा ये कमेंट ना करें, ये लड़कियों वाली आदत है। या तो मुझे बता दें, ज्यादा आपको माशाल्लाह आ रहे हैं तो बड़े जोर से माशाल्लाह आए हुए आपको, तो मुझे बता दें, मैं सारे निकाल दूं पहले। तो अब ये पहले नंबर पे, तो वो कहता है कि जी आपने कंपैरिजन करना है इन्फ्लेशन के वाले से, कि इन्फ्लेशन का फर्क होता है। अब रीजन बता के मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अब जो चीज मैंने बतानी है वो फिर दोबारा सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। तो बेटा ये पढ़ते वक्त कोई मजाक, ठीक है ना, कमेंट किया करें। उसके बाद है इन्फ्लेशन के वाले से हम बात कर रहे थे कि जी इन्फ्लेशन में आपका कंपैरिजन होता है अपने मुल्क के साथ ही। अब जब अपने मुल्क के साथ आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो पहले हमेशा आपकी जो इनकम होती है वो कम होती है। किसी भी शख्स की आमदनी, या आप जीडीपी रेट देख लें, आप नेशनल इनकम देख लें, पर कैपिटा इनकम देख लें, 30 साल पहले अगर एक शख्स कोई काम कर रहा है, उसके जो वालिद साहब काम कर रहे थे उसके वक्त में सैलरी कम थी,
आमदनी कम थी, लेकिन उस वक्त महंगाई भी कम थी। आप अपने पेरेंट्स के दौर की बात करें तो उस वक्त महंगाई कम थी, लेकिन उनकी आमदनियां भी कम थी। आज अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनकी आमदनियां कम, उनकी आमदनियां ज्यादा हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा है। अब क्या हुआ, हम रियल टर्म पर ले आते हैं। रियल टर्म का मतलब क्या होता है, उस वक्त से उस वक्त का इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दो, आज के वक्त से आज का इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दो, दोनों रियल टर्म में आ गए हैं। अब ये रियल टर्म में हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो फिर तो आसान है, लेकिन अब रियल टर्म में हो सकता है पिछली दफा इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो, इस दफा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो, तो इन्फ्लेशन रेट को कैसे मेजर करोगे? तो इस वजह से इन्फ्लेशन रेट में फ्लक्चुएशन आती रहती है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी आमदनी पर भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए नेशनल इनकम को सही तरीके से आप जज नहीं कर सकते। ये ज्यादा वैल्यू का किस मतलब ये नहीं होता, ज्यादा पैसों का किस मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो रहन सहन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेहतर है। ज्यादा पैसे ज्यादा आमदनी का हर किस मतलब ये नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। हो सकता है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट कई गुना ज्यादा हो, पिछले 5 सालों में कम था, उस वक्त अगर इनकम भी कम थी गुजारा हो जाता था। अब अगर इनकम ज्यादा है लेकिन इन्फ्लेशन भी ज्यादा, गुजारा नहीं होता। तो ज्यादा इनकम का मतलब हर किस ये नहीं होता कि आपका जो मुल्क है वो खुशहाल है। तो पहला मसला तो यही होता है कि इन्फ्लेशन रेट में फर्क आ जाता है। दूसरा मसला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देख लें, आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, मैनुअल पर्ची सिस्टम चल रहा होता था। बेशक आप बैंक में चले जाएं, बेशक आप किसी स्कूल कॉलेज की बात कर लें, बेशक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी इदारे की बात कर लें, खास तौर पर बैंकिंग में आपको पता होगा एटीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती थी चेक के जरिए हो रही होती थी। एटीएम आ गया, अब इसको फिर हमने मोल्ड कर दिया, ये जाना पड़ता है, जाने से भी बचने के लिए जैस कैश आ गया, इजी पैसा अकाउंट आ गया। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फैसिलिटेट करते जा रहे हैं। तो पहले टेक्नोलॉजी का फर्क था, अब टेक्नोलॉजी का फर्क है। पहले देख लें, अगर 20 साल पहले की बात करें तो मोबाइल्स का दौर नहीं था, पीटीसीएल ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, या अगर मोबाइल था भी तो वो उसका कीपैड डिफरेंट था, ABCDEF वाला था। फिर उसके बाद एक चेंज हुआ, एंड्रॉइड स्टोरी आ गई, एंड्रॉइड सिस्टम आ गया, एक नया वर्जन आ गया, ये चीज फिर कॉन्सेप्ट बदल गया। इसी तरह अगर हम बात करें अपने एसी के वाले से बात करें, पहले विंडो होते थे, विंडो के बाद फिर ये स्प्लिट एसी आ गए, इसके बाद ये जैसे जैसे मोल्ड करते जा रहे हैं चीजें, तो क्या हो रहा है बेसिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी भी कंपेयर हो ही नहीं सकता। पहले वक्त में आपके पास रिसोर्सेज कम थे, आपके पास अवेलेबिलिटी कम थी, वैरायटी नहीं थी। इस वक्त आपके पास वैरायटी अवेलेबल है, तो वैरायटी को कैसे कंपेयर करोगे? तो इसलिए अपने ही मुल्क का अपने पास्ट से कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैरायटीज का फर्क होता है, नंबर ऑफ कमोडिटीज का फर्क होता है, अवेलेबिलिटी का फर्क होता है। तो सबसे पहले ये दो मसले फेस करने पड़ते हैं अगर आप अपने ही मुल्क का कंपैरिजन कर रहे होते हो अपने पिछले साल किसी किसी भी साल के साथ, पाकिस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें। अच्छा, दूसरा मसला आ जाता है इंटरनेशनल कंपैरिजन। अगर पाकिस्तान का मुआवजा करें किसी दूसरे मुल्क के साथ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका के साथ, कि जी अमेरिका डेवलप कंट्री है और हम जो है वो चलें अपनी लेवल की कंट्री की बात कर लें, अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो अब हम कहते हैं कि जी इन दोनों कंट्रीज में क्या फर्क है, उनके रहन सहन में हमारे रहन सहन में फर्क है, वहां पे ट्रेंड, कल्चर, ट्रेडिशंस, जो भी उनके मामला हैं वो डिफरेंट है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो जिस भी मुल्क की बात करेंगे, सारी एक्टिविटीज एक मुल्क की दूसरे मुल्क से मैच नहीं होती। बेशक आप मुस्लिम कंट्रीज की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, वहां पर और पाकिस्तान में दोनों मुस्लिम मालिक हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट है, हमारी एक्टिविटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जब आपका कल्चर ही नहीं मिलता, जब आपके जो कहते हैं बिजनेस नहीं मिलते, तो फिर वहां पर भी कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता। तो जब आप वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है, वो ये नहीं बताती कि ये वैल्यू क्या बता रही है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टीज। अब ये जरा बुक से पढ़ लें एक दफा, फिर मैं सुनता हूं आप लोगों से।
बेटा आराम से, क्या हो गया? क्या चीज? Overcome by the use of GDP deflator to reduce current value to real value in term of the prices of a chosen base year. आपका बेस ईयर बदलता रहता है ना, बेस ईयर बदल जाएगा तो वैल्यू की आंसर भी तो बदल जाएंगे ना। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे जब वैल्यूज के बेस ही बदल गई है? अगर 10 साल पुरानी बेस रखेंगे वो तो बहुत पुरानी है। हमारी कोशिश होती है हर 5 साल बाद बेस बदल दें, तो बेस बदलते जाएंगे तो वैल्यूज में भी चेंज आता जाएगा। जैसे पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई 100 है, तो पी नॉट अगर पिछला हो जाएगा 5 साल पुराना और मोल्ड हो गया, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया। सॉरी, इसी का। अच्छा बेटा ये सेकंड पॉइंट समझ लें, ये जीडीपी डिफ्लेटर वाला एक पॉइंट है इसमें। इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, कमी बेशी उसमें हो रही है, इन्फ्लेशन डिस्टर्ब कर रही है। तो ये इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शन में सेकंड पॉइंट वो कहता है ओवरकम बाय द यूज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है, जीडीपी डिफ्लेटर का अगर हम ग्राफ बनाए ना तो इसकी वैल्यूएशन ऐसे काउंट होती है प्लस माइनस, यानी कभी जीडीपी फेवर में जाता है, कभी जीडीपी आपका डिसफेवर में चला जाता है। तो वो कहता है जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कमी हुई है। दूसरे नंबर पर है टू रिड्यूस करंट वैल्यू टू रियल वैल्यू। करंट वैल्यू और रियल वैल्यू, आप लोग इंडेक्स का एक फॉर्मूला पढ़ते थे, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। उसमें दो तरीके आप लोगों ने अडॉप्ट किए थे, एक था फिक्स बेस मेथड और एक था चेन बेस मेथड। आमतौर पर जितनी भी चीजें थी वो सारी फिक्स बेस मेथड के साथ आप कैलकुलेट करते थे। तो फिक्स बेस में हर तकरीबन 5 साल पुरानी बेस ईयर होती है। जैसे हमारा जो स्टेट बैंक है, ये भी जब इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेट करता है तो इसने बेस ली होती है पिछले 5 साल पुरानी। हर 5 साल बाद बेस चेंज हो जाएगी। हर 5 साल बाद बेस चेंज होने का मतलब ये हुआ कि आप वैल्यू बदल रहे हो। अगर बेस ही बदल गई तो बेस की वजह से आपके आंसर भी तो बदल जाएंगे ना। तो आप कुछ भी ना करें, पिछले जो 15 सालों की आप लोगों ने प्राइसेस कैलकुलेट की हुई है उनकी बेस ईयर चेंज कर दें, ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए ये सिर्फ फिगर्स बन जाएंगी, लेकिन हकीकत में इसका कोई असल मकसद नहीं होगा। तो ये जब हम बेस बदल देते हैं, बेस वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, तो साथ ही आपकी फिगर भी बदल जाती है, वैल्यू भी बदल जाती है। तो वैल्यू बदलेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये उसने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। और ये वर्ड उसने लिखा हुआ था करंट वैल्यू टू रियल वैल्यू। करंट वैल्यू किसको कहते हैं? पी एन को। टू रियल वैल्यू किसको कहते हैं? पी नॉट को। और इंडेक्स का फॉर्मूला भी यही था, करंट वैल्यू से जब आप रियल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा इसमें एक चीज है बेटा और, अब ये भी डिफिकल्टीज हैं, ये भी डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि इसीलिए बुक में मैं सारा कुछ नहीं करवाता बुक से। उसकी वजह क्या होती है, तरतीब नहीं ठीक होती, तो बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। आप जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं
3 किस्म की डिफिकल्टीज, अभी मैं एंड पे जाके सारों को सम अप भी करता हूँ कि कितनी किस्म की डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये ऐसे ही नोट्स बन जाएंगे, पेपर में करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब ये डिफिकल्टीज कौन सी हैं? ये डिफिकल्टीज है मेजरमेंट की। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने मेजरमेंट की डिफिकल्टीज तो पहले भी पढ़ी, ये डिफिकल्टीज कौन सी हैं? ये डिफिकल्टीज ओवरऑल हैं, जिसमें प्रोडक्ट मेथड की बात नहीं कर रहे, जिसमें हम इनकम मेथड की बात नहीं कर रहे, जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हैं मेजरमेंट की। तो ये 3 किस्म की डिफिकल्टीज पेपर में आ सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर है इंडिविजुअल डिफिकल्टीज, जो हर मेथड की अपनी अपनी थी और वो 2 ही होती हैं, किसी में 2 है किसी में 1 है। डबल काउंटिंग है किसी में टैक्स और सब्सिडीज आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और एक फिर हम लोगों ने पढ़ी है इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टीज। अब ये तीसरी पढ़ने लगे हैं, ये तीसरी है ओवरऑल डिफिकल्टीज कि नेशनल इनकम की मेजरमेंट में या जो पैमाइश में मसले होते हैं। पहला मसला क्या होता है? विच मेजर, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, टेक्निक कौन सी फॉलो की जाए। आपके पास तो सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट अप्रोच भी है आपके पास, इनकम अप्रोच भी है आपके पास, वैल्यू एडेड अप्रोच भी है। कौन सी टेक्निक ऑप्ट की जाए, तो कौन सी टेक्निक सूटेबल है? तो सूटेबिलिटी ये हर बंदे पर डिपेंड करती है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन पर डिपेंड करती है। अगर एक शख्स के नजदीक इनकम मेथड ज्यादा बेहतर है तो इनकम मेथड के जरिए वो काउंट कर लेगा, ठीक है। एक शख्स के नजदीक एक्सपेंडिचर मेथड जो फेवरेबल है वो एक्सपेंस के साथ काउंट कर लेगा। तो इसलिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सा मेथड बेस्ट है, दोनों मेथड ही कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था हम लोगों ने चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सा मेथड बेहतर होता है? अगर कुछ ना बताया हो तो परसेंटेज मेथड। वहां पे सूटेबिलिटी बताई थी कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो अगर सब्जेक्टिव पेपर में सवाल आ जाए तो परसेंटेज बेहतर है, और सेंटर में लाइन लगा के साइड पर पॉइंट भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, और अगर एमसीक्यूज आ जाए तो कौन सा फेवरेबल है? पॉइंट। वहां पर फेवरेटिज्म की बात हुई है कि कौन सा मेथड बेहतर है, यहां पर कोई फेवरेटिज्म नहीं, तीनों मेथड बराबर हैं, जिससे मर्जी आप कैलकुलेट कर लें, तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। तो इसलिए दूसरा मसला इसमें यही है कि आपको मेथड का ही नहीं पता चलता कि आपने मेथड कौन सा ऑप्ट करना है, सारों का मेथड का एक ही तरीकाकार है। थर्ड है हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन वंस इट इज कलेक्टेड एंड कोलेटेड। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बड़ा काम है। एक घर की इंफॉर्मेशन करना आसान है, एक शहर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान है, पूरे मुल्क की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए देख लें, हर साल मर्दमशुमारी नहीं होती। पॉपुलेशन सेंसस की अगर हम बात करें, बेसिकली इनकम का कहां से पता चलता है? एक साल का डाटा रिकॉर्ड होता है, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होती है तो आमदनी उस वक्त कैलकुलेट होती है, उसके बाद खुद ही इंक्रीमेंट देख लिया जाता है कि इस साल 1000 का इजाफा हुआ है तो उसी आमदनी में खुद ही 1000 इजाफा कर देंगे। हर साल पॉपुलेशन सेंसस डाटा रिकॉर्ड नहीं करती, तकरीबन तकरीबन ये 7 से 8 साल बाद, या वैसे जो इनका चल रहा है 10 साल का है, 10 साल बाद डाटा रिकॉर्ड होता है। इसलिए आपको डेकेड वाइज डाटा मिलेगा, अशरा नहीं होता रमजान का अशरा, डेकेड वाइज हर 10 सालों बाद डाटा रिकॉर्ड होता है। तो डेकेड वाइज डाटा जो है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तब हमें मंथली इनकम का पता चल रहा होता है, और अगले साल इजाफा हो गया 1000 का, 2000, 3000, 4000, 10 साल तक ऐसे ही चलते जाते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट रिपोर्ट का या नेट पर कभी भी सर्च करके देख लें, 50 इयर्स रिकॉर्ड ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, आप देखिएगा हमेशा शुरू में वैल्यू कम होगी 90, 47, 50, और उसके बाद वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। उसकी वजह भी यही होती है कि डाटा की रिकॉर्डिंग हुई होती है 10 साल पहले, फिर हम बस जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो खुद ही इजाफा करते जाते हैं, तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। तो ये दूसरा मसला भी इसमें यही होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की जाए, हर साल हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर एक और मसला इसमें आ जाता है, इसके अलावा कुछ डिफिकल्टीज हैं, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। जो पॉपुलेशन सेंसस का डाटा कलेक्ट करती है, यानी पूरे पाकिस्तान का हमने इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम मेजर करनी है, बेशक एक्सपेंडिचर से करो। अब जारी बात है, घर में गवर्नमेंट का कोई बंदा जाएगा तो वो बताएंगे ना हमारा एक्सपेंस इतना है, हमारी आमदनी इतनी है। या दूसरा तरीका कार क्या होता है, जितने लोग टैक्स जमा करवाते हैं वहां से काउंट कर लें, क्या हमारे मुल्क में सारे टैक्स पेयर हैं? नहीं, हमारे मुल्क में टैक्स पेयर ही नहीं है लोग। तो इस तरह से कैलकुलेट कैसे करें आमदनी कितनी है? उसके लिए फिर हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। आप देखें, जो भी लोग पॉपुलेशन सेंसस करते हैं कौन लोग होते हैं? टीचर्स हजरात हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, स्पेसिफिक स्टैट के लोग नहीं होते। डाटा कलेक्ट करना स्टैटिशियन का काम होता है। कोई भी जो ट्रेंड स्टाफ होता है, वो स्टैटिशियन कितने हैं हमारे मुल्क में? क्या पूरे जितने भी, एक फौजी खड़ा किया होता है जो भी पॉपुलेशन सेंसस पर आते हैं, और एक साथ कोई टीचर होता है या कोई ऐसा अमला होता है, उसके लिए डिग्री की शर्त होती है उसने बैचलर किया, बीए हो, बीए होता है, बीकॉम होता है,
या फिर बीएससी, ये डिग्री उसके लिए होती है ताकि वो पॉपुलेशन सेंसस कर सकता है। कोई भी एक डिग्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा जो स्टाफ है वो इतना ज्यादा ट्रेन नहीं होता जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसको इसकी इंफॉर्मेशन का, उसकी जो एक्यूरेसी का इतना अंदाजा नहीं होता, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते उस शख्स पर। दूसरे नंबर पर है लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, के बाद है इलिटरेसी। लोगों से पूछा जाए भाई आप अपनी आमदनी बता दो, तो कोई भी बंदा अपनी सही आमदनी नहीं बताएगा कि यार मुझे टैक्स वाले ने उठा के ले जाए, एफबीआर वाले ने उठा के ले जाए, नैब वाले ने उठा के ले जाए, कोई भी शख्स अपनी सही आमदनी नहीं बताएगा। दूसरा, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, खर्चे भी बताने हैं तो उसी नहीं बताने हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच लगा रहे हैं तो, अगर इनकम अप्रोच बता रहे हैं तो आमदनी भी उसे नहीं बतानी है। आउटपुट है कि आपके घर में चीजें कितनी है वो भी उसी शख्स ने बतानी है, तो हम सही चीज बताएंगे नहीं कि यार हम पे टैक्स ही ना लग जाए, या कोई भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं कोई ना हमारे घर पहुंच जाए, कोई भी मसलम से। इस वजह से हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं देते, जानबूझ कर छुपा लेते हैं चीजों को। दूसरा इसमें मसला होता है हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो कितने हैं, और हमारी जो आबादी है वो कितनी पढ़ी लिखी है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितने परसेंट है? 49% है। 49% में भी 49 है, ये 51 है, चलो 51 है, लेट्स सपोज 51% में वो लोग आते हैं जो अपना नाम सही तरह लिख सकते हैं, हम कहते हैं यार बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। ये डेफिनेशन है लिटरेसी रेट की, ये डेफिनेशन है। जो शख्स अपना नाम सही लिख लेता है हम कहते हैं ये लिटरेट है। इसका मतलब ये होगा कि 49% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी सही तरह नहीं लिख सकते, अंगूठा छाप जिसको आप कह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात है, क्योंकि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो देहातों पर बिलोंग करती है। अभी भी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जारी बात है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वहां पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है स्कूल भेजने का बच्चों को। तो ये सारा वही चीज है कि देहातों से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है, ये सारे इलिटरेट लोग हैं। उनको अब एक शख्स पता ही नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं है, तो वो कैसे मेजर करेगा? नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता। उससे डाटा लेना भी एक आर्ट है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एक उसने आखिरी लिखा हुआ है, नोट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी इज कैप्चर्ड। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, मैं बता देता हूँ। बेशुमार डाटा हमारा स्मगल्ड हो जाता है, जिसको आप गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी कहते हैं, जहां से पैसा बाहर के मुल्क ट्रेड हो जाता है। अब वो पैसा किसी खाते में नहीं आता, क्योंकि वो बैंक के थ्रू नहीं जाता, या तो वो किसी और वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेज देते हैं, या कोई भी और टेक्निक अप्लाई करके ना यहाँ से पैसा बाहर के मुल्क भेज देंगे। वो डाटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो पैसा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फिर किसी और करेंसी में कन्वर्ट करके ले जाते हैं, वो भी नहीं रिकॉर्ड होता। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू नहीं होती वो रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो इस तरह का भी पैसा नेशनल इनकम से रह जाता है, ऐड होने से रह जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? यही तो है, ये पैसा है, सोर्स क्या था ये नहीं पता चल रहा। तो ये सारी चीजें जो है ये नेशनल इनकम को जो मेजरमेंट है उसमें नाकामी का सबब बनती हैं। अब ये तीन किस्म की डिफिकल्टीज, पहले नंबर पे इंडिविजुअल डिफिकल्टीज, दूसरे नंबर पे इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टीज। इंटरप्रिटेशन की दो डिफिकल्टीज हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली और दूसरी इन्फ्लेशन रेट वाली। फिर है इंटरनेशनल कंपैरिजन, कि आप उसमें इंटरनेशनल कंपैरिजन करते वक्त देखते हैं हमारा कल्चर डिफरेंट है, टेस्ट, हर चीजें डिफरेंट है। तीसरी डिफिकल्टीज कौन सी पड़ी है? ओवरऑल नेशनल इनकम की डिफिकल्टीज। क्लियर है? ये तीन किस्म की डिफिकल्टीज पढ़ी हैं अभी तक हमने, और हम लोगों ने वो तीन किस्म के अप्रोचेस देखी हैं। इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या होती है। इन तीनों को एक दफा ओवरव्यू कर लें, इन तीनों को एक दफा ओवरव्यू कर लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये थर्ड पॉइंट फिलहाल अभी रहने दें बेटा।
जब अशिया के बदले अशिया का तबादला करते हैं उसको बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसमें पैसा इस्तेमाल नहीं होता।
जी बेटा अजान की वजह से ब्रेक था। तो बहरहाल पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है कि एक साइड पर फर्म्स होती हैं और एक साइड पर हाउस होल्ड होते हैं। तो शुरुआत हमने कहाँ से करनी होती है? फर्म से। फर्म्स क्या करेंगी? फर्म चीज़ें बनाएंगी। अब वो चीज़ें बनवाएंगी किससे? इसलिए वो जो पहला एरो है लेबर से। लेबर कौन लोग होते हैं? हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले चीज़ बन गई, हाउस होल्ड से चीज़ें बनवा ली। जब हाउस होल्ड से चीज़ें बनवा ली हैं उसके बदले उनको पे भी करोगे। जब उनको पे करोगे इसको कहते हैं रिवार्ड मार्केट। और एक और नाम भी इसका होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। यानी ये वाली मार्केट में जब आप चीजें बनवाती हैं, फर्म चीजें बनवाती हैं, जारी बात है किसी गोदाम से बना रही हैं या कहीं भी उनका वेयर हाउस है, कुछ भी है, तो जहां पर उनका प्रोडक्शन यूनिट है वहां से चीजें बन के आ रही हैं दुकान पे। तो जो भी शख्स बना रहा है उसके बदले उसको मुआवजा दिया जा रहा है, उसके बदले उसको सैलरीज दी जा रही हैं, वेजेस दी जा रही हैं। तो उसके बदले जब मुआवजा अदा करते हो तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट कहलाती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका कार ये होता है कि जब वो चीज मार्केट में आ जाती है, अब वो चीज खरीदनी किसने है? दुकान पे चीज आ गई थी। अब वही मैं अगर फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हूं, कहीं जॉब कर रहा हूं, तो मैंने पैसे हासिल किए, जो भी मैं पैसे हासिल कर रहा हूं उसे मैं अपनी जरूरियात जिंदगी खरीदूंगा। अब किसी एक प्रोड्यूसर के पास नहीं जाऊंगा तो फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें के पास चला जाऊंगा। तो क्या होगा? हाउस होल्ड अल्टीमेटली फिर जाएंगे किसके पास? फर्म्स के पास चीजें खरीदने। अब होगा क्या? वही चीजें फिर आ गई कंज्यूमर के पास, किसी और कंज्यूमर के पास है, कंज्यूमर ही सारे, एक से बजाय एक ने बनाई थी किसी दूसरे के पास आ गई। और उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले फिर आपने कीमत अदा कर दी, प्राइस पे कर दी। क्योंकि जब चीज परचेज करते हैं, सर्विसेज परचेज करते हैं, तो उसके बदले आपको पे करना पड़ता है, कीमत अदा करनी पड़ती है। वो जो पेमेंट हुई है, चीजें इधर आ गई हाउस होल्ड के पास और उसके बदले उसने जो कीमतें अदा कर दी हैं, इसको कहते हैं गुड्स मार्केट। पहले ही ऊपर वाली थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, यानी वहां पर रिवार्ड दिया था, रिवार्ड की अदायगी की थी। यहां पर चीजों की अदायगी की है, पेमेंट की है, पेमेंट मार्केट भी इसको कहा जाता है। तो बहरहाल गुड्स मार्केट नीचे वाली है और ऊपर वाली जो है वो रिवार्ड मार्केट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? याद रहेगी बात। ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें दो लोग होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और हाउस होल्ड होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। हाउस होल्ड और फर्म्स होती हैं, दो लोग होते हैं। अच्छा, तीसरे की अगर हम बात करें, बीच में गवर्नमेंट भी आ जाए, बीच में गवर्नमेंट भी आ जाए, जिसको हम कहेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो फॉरेन ट्रेडर भी आएगा बीच में। फॉरेन ट्रेडर कौन होता है? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। अगर हम बाहर के मुल्क से ट्रेड कर रहे हैं तो ये भी फॉरेन ट्रेडर के इंक्लूड होगी और इसको कहेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी। और एक और बात याद रखें, आई कैप में 2 मरतबा ये सवाल पूछा है, फोर सेक्टर इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहते हो। फोर सेक्टर इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है आप मुल्क से बाहर भी चीजें खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये ओपन इकोनॉमी है। ये पास पेपर का सवाल है आई कैप का। अच्छा, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेडर नहीं होता, क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेडर नहीं होता। तो फॉरेन ट्रेडर अगर इंक्लूड हो जाए तो ये ओपन इकोनॉमी है, और अगर फॉरेन ट्रेडर इंक्लूड ना हो तो फिर ये क्लोज इकोनॉमी। क्लियर है? ये एमसीक्यूज में उसने 2-3 मरतबा एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, पास पेपर करेंगे तो इस चैप्टर के आपको आइडिया हो जाएगा। दो चीजें पेपर में आ सकती हैं, विड्रॉल्स और इंजेक्शंस। विड्रॉल्स क्या होते हैं? पैसा नेशनल इनकम से स्किप हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विड्रॉल्स हो गया। यानी पैसा कम हो गया, नेशनल इनकम कम हो गई। अब नेशनल इनकम कम होने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका क्या हो सकता है? लोगों ने सेव कर लिया। जैसे ही सेविंग हो जाती है, पैसा मार्केट से निकल आता है, कहाँ पे स्टोर हो जाता है? घरों में या बैंक्स में, तिजोरियों में। तो ये सेविंग हो जाती है, तो नेशनल इनकम से पैसा निकल आया, सर्कुलर फ्लो छोटा हो गया। दूसरा, टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, लोगों से पैसा निकल आया, वो पैसा किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास। ये अलग बात है गवर्नमेंट खर्च करे ना करे, लेकिन हमारे से चला गया पैसा, तो नेशनल इनकम रिड्यूस हो गई है। तीसरा पॉइंट है इंपोर्ट। हमने बाहर से चीजें मंगवा ली हैं, जिसको आप कहते हैं इंपोर्टेड आइटम परचेज कर लिए, चीजें आपके मुल्क में आ गई, पैसा बाहर चला गया, नेशनल इनकम कम हो गई। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से नेशनल इनकम के जो विड्रॉल्स हैं, जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाती है, कमी का सबब बन जाती है। इसके अगेंस्ट देख लें
इंजेक्शंस, पैसा ऐड कैसे होता है, इजाफा कैसे होता है। गवर्नमेंट पहले नंबर पे है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक तो होता है ना लोकल बंदा इन्वेस्ट कर रहा है कारोबार में, बाहर के लोग भी तो आके इन्वेस्ट करते हैं आपके मुल्क में। देख लें आप, बेशुमार फॉरेन कंपनीज आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रही। सी पैक की एग्जांपल आपके सामने है, मेट्रो बस की एग्जांपल आपके सामने है, तुर्की के साथ जो मुआहदा हुआ। तो जितनी भी फॉरेन फर्म्स आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, पैसा आ रहा है, ये क्या है, इंजेक्शन। सेकंड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो पैसा हमने टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को दे दिया था, टैक्स कट गया था, गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया, अब गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर रही है, रोड्स बना रही है। जितने भी ये मोटरवे बने हैं लोगों से टैक्स के पैसों से बने हैं। जितने भी हमारी गली मोहल्ले की सड़कें बन रही होती हैं, पानी के लिए डैम वगैरह बन रहे होते हैं, ये सुई नॉर्दर्न गैस जो भी इसके लिए पाइपलाइन बिछ रही होती है, तो बेसिकली गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है लोगों की फैसिलिटी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। वो पैसा जो हमने टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को दिया था, अगर वो गवर्नमेंट हमारे पर लगा रही है तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। इसका मतलब है इसमें भी नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, हमने कोई अच्छी चीजें बना ली हैं, हमारी एफिशिएंसी अच्छी थी, हमने बाहर के मुल्क चीजें भेज दी, चीज बाहर चली गई, पैसा पाकिस्तान में आ गया। तो इसका मतलब है ये एक्सपोर्ट करके भी हमारे मुल्क में पैसा आ सकता है। तो ये 3 पॉइंट है इंजेक्शन के, 3 पॉइंट है विड्रॉल्स के। आसानी के लिए मैं लेबल कर देता हूं, सेविंग को एस से डिनोट किया जाता है, टैक्सेस को टी से डिनोट किया जाता है, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आगे जाके हमने सिर्फ एब्रीविएशन यूज करनी है। इन्वेस्टमेंट को आई से यूज किया जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जी से डिनोट किया जाता है, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट किया जाता है। अगर मैं ये लिखना चाहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, सी एस टी एम ये बराबर होते हैं आई जी और एक्स के। मुझे एक बात बताएं, ये तो 3 एजेंट है, ये तो 3 एजेंट है। गवर्नमेंट की बात हो रही है, इधर से गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, इधर से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इधर से हम चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, इधर से बाहर हम चीजें भेज रहे हैं। सेविंग, ये लोग जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो सेविंग कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक मिसिंग है, कंज्यूमर मिसिंग है। इसका मतलब है कंज्यूमर क्यों मिसिंग है, कंज्यूमर दोनों साइडों पर होता है, इधर भी कंज्यूमर होता है और इधर भी कंज्यूमर होता है, लेकिन चूंकि आपको पता है राइट साइड लेफ्ट साइड से कट जाती है, इस वजह से कंज्यूमर का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया जाता। आपको याद होगा हाउस होल्ड क्या था, कंज्यूमर जो था हाउस होल्ड, वो प्रोड्यूसर भी तो था, चीजें बना के भी तो दे रहा है। तो इसलिए ये, खैर मैं अपनी इक्वेशन नहीं बता रहा, ये इकोनॉमिस्ट ने बनाई हुई है, तो इसलिए विड्रॉल्स और इंजेक्शंस आपस में बराबर होते हैं। विड्रॉल्स और इंजेक्शंस आपस में बराबर है। ठीक है बेटा, क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला है पूछ लें। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, कल भी आप लोग लेट आए थे, अब मैंने नोट्स वाला सारा काम करवाना है। 4:35 तक वापस आ जाएं, जल्दी हो जाए।
अच्छा बेटा डिस्कशन आइटम अभी नेशनल इनकम के नोट्स यही आप लोगों को मैंने ग्रुप में डिसाइड किए थे। अब इसमें न्यूमेरिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपने देखी है वहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे हुए थे। तो मैंने फॉर्मूलों के हवाले से आपको एक चीज यहाँ पर बतानी है कि फॉर्मूले यहाँ से याद कर लें, न्यूमेरिकल का भी आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पे नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखी है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन ये नोट से पहले दो चीजें आपको शेयर कर दूं। कभी भी पेपर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी। कभी भी पेपर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी, एक बात। दूसरी बात, पेपर में कभी भी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग नहीं लिखनी। मान लो ये वाला कभी भी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग नहीं लिखनी। आईपीएफएमएस का पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देगा। हाँ, इंट्रोडक्शन लिख लें लेकिन कभी उसकी हेडिंग न डालिएगा। कभी भी आप इसकी हेडिंग कोड नहीं कर रही। इंट्रोडक्शन लिखते हैं एक दो लाइनें लिखते हैं, कोई बात नहीं, वो जायका नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं आप। डायग्राम है, डायग्राम के बाद आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन या कोई भी डेफिनेशन है उसको आपने एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी हेडिंग नहीं डाली है, क्रॉस कर देता है, उसके एग्जामिनर कमेंट में लिखा होता है। इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, ना ही आप लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन कोई लिखनी है। इंट्रोडक्शन में समझ आया है, एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है। पहली मरतबा जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम सामिद कॉजनेट था। 17th सेंचुरी में किया। बस एमसीक्यूज के लिए देख लीजिएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये वही डेफिनेशन है जो आईपीएफ स्टडी टेक्स्ट में थी, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अंदर जितनी चीजें आपने अपने मुल्क में प्रोड्यूस की हैं उसको हम कहते हैं वो क्या चीज है, नेशनल इनकम है। ये डेफिनेशन कर लें। दूसरी आपने आपकी मर्जी है। नेशनल इनकम टोटल ऑफ एट हेल्थ, ये सैमुअलसन की डेफिनेशन। आपके बुक में ये वाली ज्यादा आसान डेफिनेशन है, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन। दूसरी बात, डेफिनेशन भी पेपर में एक लिखनी है, ठीक है? ये प्रेफरेबल होता है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, डेफिनेशन कोई सी एक लिखनी है और आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, ठीक है बेटा? अब ये कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। ये टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सातों के सातों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अटेम्प्ट के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है डिफिकल्टीज में से कोई एक डिफिकल्टी वो पूछेगा, लेकिन इसको कह सकते हैं श्योरिटी है, कंफर्म है। आपको मेथड उसने पूछने हैं। नेशनल इनकम के मेथड कौन से होते हैं? प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। ये इस अटेम्प्ट के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। जैसे चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल आता था, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आता है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे बेटा, आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और नीचे फॉर्मूला लिख देना है। इसी के बेस पर ये नोट्स बनाए हैं। जीडीपी क्या होता है? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैज टेकन प्लेस विदिन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जो कि एक मुल्क की हदूद के अंदर रहते हुए, यानी पाकिस्तान की चार दीवारी के अंदर रहते हुए, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहते हुए जितनी भी चीजें आपके मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? याद रहेगी बात। अब एक साल का अरसा ये डिफरेंट होता है। कोई कुछ ममालिक होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट कर रहे होते हैं। कुछ ममालिक होते हैं जून से लेकर जुलाई तक काउंट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का बजट कब आता है? जून में। पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर सेंटर्ड है। पाकिस्तान का बैंकिंग ईयर वही है जनवरी से दिसंबर वाला, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो इसका जून वाला टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब एक साल, कोई भी एक साल होगा, उस एक साल के अंदर जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं अपने मुल्क में रहते हुए, उसको हम कह देंगे वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिकली जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं। अब इसमें तीन बातें हैं, तीन किस्म के सेक्टर आते हैं। पहले हैं गुड सेक्टर, प्राइमरी जोन। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी जोन। तीसरे नंबर पे सर्विसेज जोन। प्राइमरी में कौन से सेक्टर आएंगे, सेकेंडरी में कौन से सेक्टर आएंगे, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। उसके बाद एक एग्जांपल उसने लिखी है, द सैलरीज ऑफ जैपनीज इंजीनियर वर्किंग इन होंडा फैक्ट्री लाहौर इज इंक्लूडेड इन आवर जीडीपी। फैक्ट्री कौन सी है? फॉरेन। बंदा कहाँ पे काम कर रहा है? पाकिस्तान में, क्योंकि जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी होगी वो भी जीडीपी का हिस्सा होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड इनकम ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग इन अदर कंट्री, यानी पाकिस्तानी कोई बंदा आपको कोई भाई बहन दोस्त है, बाप रिश्तेदार बाहर गया हुआ यूएसए,
जहाँ पर वो काम कर रहा है वो हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्यों? बेशक वो पाकिस्तानी है, लेकिन हमें जियोग्राफिकल बाउंड्री के बारे से डिस्कस करना है। तो जीडीपी में जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहते हुए इतनी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले हैं, दो इसके फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक है एमपी। एमपी किसको कहा जाता है? एमपी कहा जाता है मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस। चलें आप क्यों अज्यूम कर लें, आप जो फूड परचेज करते हो, क्योंकि बिड पे डिस्काउंट होता है आमतौर पर, बुक आप परचेज करते हो उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है 400, उसके बाद प्राइस लिखी होती है 400 आप सर अगर आप बाजार में जाके परचेज करें, लेकिन हम आप कहते हैं कि 20% डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगी, 10% डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगी, वो आपको एक्चुअल जो मिलती है वो मिलती है 350 की। अब ये जो 350 है ठीक है, ये है फैक्टर कॉस्ट, इसको कहते हैं एफसी। जितने की किताब आपको पड़ी है ये फैक्टर कॉस्ट है। एक होती है मार्केट प्राइस, जितने की बिक रही है ये मार्केट प्राइस है। तो हर एक के दो एस्पेक्ट है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर जीडीपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला देख लें, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, C + I + C + X - M। ये फॉर्मूला कहाँ पर पड़ा था? एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर अप्रोच कह दे, नेशनल इनकम कह दे, जीडीपी कह दे, एक ही बात है। ये सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट कोई भी निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट कोई भी निकालनी है, हमेशा आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे और सब्सिडीज को ऐड करोगे। जब भी आपने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, किसकी मर्जी फैक्टर कॉस्ट, अभी आगे जाके भी पढ़ाऊंगा, फैक्टर कॉस्ट जब भी किसी चीज की निकालनी है, ये आसान सा फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, सब्सिडीज को ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था क्या होते हैं, किसी भी कमोडिटी पर टैक्स लग जाए, किसी भी गुड पर टैक्स लग जाए, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होता है बेनिफिट, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ये सब्सिडी, तो जितनी सब्सिडी मिलेगी ऐड कर लेंगे, जितना पैसा गया है टैक्स निकल गया उसको माइनस कर देंगे, ये फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब इसकी तीन अप्रोचेस हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफरेंट है। नॉमिनल जीडीपी होता है जैसे जिसको हम कहते हैं करंट ईयर वैल्यू। वैल्यू कैसे निकलती है? P × Q होता है ना, तो अगर Pn और Qn हो जाएगा तो इसको हम कह देंगे नॉमिनल जीडीपी। और डिवाइड किस होता है? बेस ईयर से। तो बेस ईयर क्या होता है? P0 Q0। लेकिन यहाँ पर रियल जीडीपी में P0 Qn होगा, यानी प्राइसेस बेस ईयर की होंगी, प्राइसेस बेस ईयर की होंगी। तो ये नीचे देख लें, जीडीपी डिफ्लेक्टर का कोई फॉर्मूला है, नॉमिनल ओवर रियल जीडीपी, नॉमिनल ओवर रियल जीडीपी। बस ये एमसीक्यू इसके लिए देख लीजिएगा। पोटेंशियल जीडीपी ये क्या होता है? मैक्सिमम आपकी इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। पाकिस्तान की जितनी लेबर है सारी लगा दी जाए, पाकिस्तान की सारी लेबर लगा दी जाए, मैक्सिमम जितनी चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं, ये क्या है? ये पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, अब लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, कुछ डिसेबल्ड पर्सन भी होते हैं, वो कार्य नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर सारी की सारी लेबर लगा दी जाए तो मैक्सिमम जहां तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो आप अपनी इकोनॉमी में, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल इकोनॉमी या पोटेंशियल जीडीपी। तो तीन कॉन्सेप्ट थे, नॉमिनल, रियल, डिफ्लेक्टर और एक आ गया पोटेंशियल। ये एमसीक्यू उसको इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं आती और वैसे फिर भी लिखी है मैंने, देख लीजिएगा इसको। जीएनपी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो क्या था? डोमेस्टिक। ये क्या है? नेशनल। जितने पाकिस्तानी लोग हैं, जितने पाकिस्तानी लोग हैं उनकी आमदनी काउंट कर लो, तो ये जीएनपी है। जीडीपी में क्या कहा था? मुल्क के अंदर लोग हैं, बेशक पाकिस्तानी है नहीं है, काउंट कर लो। जीएनपी में सिर्फ पाकिस्तानी है। जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में क्या कहा था, आपका कोई दोस्त है, आप रिश्तेदार भाई यूएसए गया हुआ है, वो पाकिस्तानी तो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन उसकी जीएनपी में वैल्यू शामिल होगी। फर्क क्लियर हुआ? जीएनपी में जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, उनकी वैल्यू ऐड होगी, इनकम ऐड होगी, लेकिन जीडीपी में वैल्यू ऐड नहीं होगी, वो पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, तो जो बंदा वहां से इधर काम करता है कंट्री में, उसकी सैलरी काउंट होगी? नहीं, वो उसके मुल्क के जीएनपी में शामिल होगी। तो उसके बाद ये भी दो चीजें आ जाती हैं, जीएनपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट देखें सबसे आसान, जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो, सब्सिडी को ऐड करो। अब मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? उसमें कुछ बातें हैं, जीडीपी प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तानी रेजिडेंट अब्रॉड। जो पाकिस्तानी बंदा अब्रॉड बाहर सेट हुआ है, काम कर रहा है, उसकी आमदनी ऐड कर लेंगे।
माइनस इनकम टेकन बाय फॉरेनर फ्रॉम पाकिस्तान, जो बाहर का बंदा इधर से पैसे ले रहा है उसको माइनस कर देंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट प्रॉपर्टी इनकम का मतलब क्या है, अपने लोगों की सैलरी जमा कर लो और इधर वाले लोग बाहर के रहिशी हैं उनको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस। क्लियर है बेटा, ये दोनों एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं, अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला याद रखना है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, यानी अगर आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। ट्रेंड देखा आपने, और अगला फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले से डिराइव किया गया। यहाँ पर देखें जरा, मैं एक एनालिसिस पहले करवा दूं। जीडीपी का फॉर्मूला लिखा था आपने, जीएनपी कैसे बना, जीएनपी कैसे बना, ये देखें जीएनपी में कौन सी वैल्यू आ रही है, जीडीपी पिछली वाली वैल्यू से आया। इसी तरह एनएनपी कैसे आ रहा है, जीएनपी से। ये याद रखना, ये स्टेजेस होती हैं, पहले जीडीपी निकलेगा, फिर जीएनपी निकलेगा, फिर एनएनपी निकलेगा। इसके बगैर आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो इसके फॉर्मूले में है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, वियर एंड टियर। कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं, वक्त के साथ उसकी कदर कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, ये डेप्रिसिएशन। जैसे आप कोई भी मोबाइल खरीदते हो, उसके बाद एक महीना यूज करते हैं, 2 महीना, 3 महीना, साल यूज करते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसकी वैल्यू कोई नहीं मिलती। गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहती। इसका मतलब है जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, उसकी कदर में, मालियत में डिक्रीज होता है, कमी आती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आपके मुल्क में जितनी मशीनरी खराब हो गई हैं, जितने लोगों की डेथ हो गई है, उनको माइनस कर देंगे। खैर डेथ वाली बात नहीं, मशीनरी के बारे में बात करते हैं। कमोडिटीज, जो चीजें पिछले साल प्रोड्यूस कर रहे थे, इस साल नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इसका मतलब है डेफिसिट हो गई होंगी, खत्म हो गई होंगी, तो सारी डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे उसमें। तो फॉर्मूले याद रखने। फिर है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया तो एक ही तरीका है, डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, सब्सिडीज को ऐड कर। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, जितना ये तीन बातें होती हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, यहाँ पर तो शायद ना हो आपको, अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी का दोस्त से बाप रिश्तेदार, खुद आप लोग रहते हैं, जैसे वैली टाउन की बात कर रहे हैं, वेलेंशिया की बात कर रहे हैं, इतने भी दूर सोसाइटी बनी हुई है, हम ये इलाकों की बात नहीं करें, गली मोहल्लों की बात नहीं करें। उन सोसाइटीज में वहां पर सोशल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। मंथली सोशल सिक्योरिटी फिक्स है कि आप 5,000 रुपया देना महीने का, ये चलेगा 2,000 रुपया देना महीने का। वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या की जाती है, माइनस कर दी जाती है। या अगर हम अपने इलाकों की बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम चौकीदार को पैसे देते हैं, तो ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है। जो भी चौकीदार रखा हुआ है, जो भी गार्ड रखा हुआ है, इसकी जो अमाउंट है वो भी माइनस हो जाती है, किसमें से, पर्सनल इनकम में से। फिर माइनस हो जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इसी नाम से ही होता है। कॉर्पोरेट का मतलब है जो कारोबार में, कोई बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट ली हुई है और वहां पे आपको टैक्स डिडक्ट होकर पैसे मिले, तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। मगर ये चंद होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी किसी कारोबार के हवाले से है कि आपने कोई मुनाफा तकसीम करना है, आपकी जेब में बड़ा मुनाफा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये अकाउंटिंग की टर्म है, डिविडेंड उसको कहते हैं। लेकिन अभी आपने तकसीम नहीं किया, अभी आपने तकसीम नहीं किया, तो उसको भी पहले माइनस करोगे। पर्सनल इनकम क्या है, मेरी अमानत, किसी की अमानत है, मेरे पैसे नहीं है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको भी माइनस करते हो। अगर आपने किसी को उधार लिया हुआ है, किसी के पैसे देने हैं, डिविडेंड वो एक टेक्निकल टर्म है। ट्रांसफर पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट होता है बगैर मुआवजे के जो चीजें आपको मिल जाती हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। एक तो वैसे ही मजाक चलता रहता है ना, हम हर 3 महीने हो जाते हैं 25,000 निकला हमारे का। या फिर जितने लोगों को वाकई मिल रहा है, जितने लोगों को वाकई मिल रहा है, एक्चुअल मिल रहा है, सही में ज्यादा है पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो वहां पर भी अनएम्प्लॉयड अलाउंस कहा जाता है। क्या उस शख्स ने कोई सर्विस अदा की है? नहीं, ये बेरोजगारी अलाउंस है ना, सर्विस उसने कोई नहीं की। फिर पेंशन मिलती है कुछ लोगों को, पेंशन में भी होता है उसने सर्विस अदा कर दी है, 60 साल उसने गुजार दिए, उसके बाद उसको जो पैसे मिल रहे हैं ये पेंशन फंड, ये भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है ऐसी अमाउंट, ऐसी पेमेंट जिसके बदले हमने कोई भी सर्विस नहीं दी है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि आपने 10 टीमें हैं, 10 टीमें मिलकर एक टूर्नामेंट खेला, जो टीम जीत जाएगी उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, तो जो गोल्ड मेडल है 10 में से किसी को भी मिल सकता है।
बेशक कोई एफर्ट दिया है जो भी है, तो ये विदाउट एनी सर्विस, आपने उसके पैसे नहीं दिए, वो गोल्ड के पैसे नहीं दिए, तो विदाउट एनी सर्विस अगर आपको कोई चीज मिल रही है फिर निशानी अदर मिलता है। कारकर्दगी की बुनियाद पर फौज में सितारा इम्तियाज, तारा जुर्म वगैरह मिल रहे होते हैं, ये भी इसमें आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स में। आमतौर पर जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट है ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये पर्सनल इनकम में ये सारी बातें जमा हो जाती हैं, सारी बातें ऐड हो जाती हैं, तो हम कहते हैं ये पर्सनल इनकम। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? तो वो पैसे मुझे मिलते हैं, सैलरी मुझे मिलती है ना, उसमें से टैक्स कट गया होता है, टैक्स माइनस होता है, टैक्स कटने के बाद जो मुझे पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स कटने के बाद जो पैसे हमें मिल रहे होते हैं, रिसीव हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम। अगर किसी का जानने वाला गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट में बेशक वो टैक्स पेयर है या नहीं है, बट टैक्स डिडक्ट होता ही होता है। बाद में जो मिलती है सैलरी, नेट सैलरी मिलती है, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। लास्ट पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। जैसे एवरेज नहीं निकालते आप, ये एवरेज इनकम है कि आपने टोटल इनकम को पॉपुलेशन पर डिवाइड कर दिया, जितने लोग कमा रहे हैं जितनी को लगाती है उसको इनकम कर दो तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। एवरेज इनकम आपके मुल्क में कितनी है? ये डॉलर में होती है आमतौर पर। ये सारे उसके कांसेप्ट हैं, कल इसमें न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह, कल न्यूमेरिकल करेंगे। ये देख लें अभी किधर पैकिंग ये करने लगे उम्र पे जा रही है, जैसे अभी करवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये 60 मार्क में तो मसला तो पूछे डेफिनेशन और फार्मूला। लास्ट पॉइंट था तो टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, टोटल पॉपुलेशन और टोटल इनकम। एवरेज इनकम निकालनी है तो टेन बाय टोटल होता है ना, एवरेज मार्क्स निकालने का फार्मूला। तो टेन क्या है, आमदनी या सकती है टोटल, टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करवा दो पर एवरेज इनकम आ जाती है। अब बताइए डिफिकल्टीज जो मैंने आपको बताई थी वहां पे, मैंने कहा था कि ये डिफिकल्टीज लिखी नहीं है, उसी को अच्छे तरीके से बेटा उसी को अच्छे तरीके से डिफिकल्टीज पे एक्सप्लेन कर दिया। देखें नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन दो लाइन, आपने एक से दो लाइन में एक्सप्लेन करना है बस। ये पैटर्न है लिखने का तरीका, राइटिंग देखकर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। डबल काउंटिंग ये सारी चीजें, ये वही पॉइंट है। ये देखें ये कर लिया था हमने, प्रोडक्ट इनकम एक्सपेंडिचर, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखें ना कितना है, बस इतना सा डेफिनेशन लिखी है, नीचे उसकी एक एग्जांपल कोड करती है, दोनों में से जो मर्जी एक एग्जांपल देते हैं, ये वाली भी है, इसके नीचे भी है, जो मर्जी एग्जांपल। फिर देखें इनकम मेथड की डेफिनेशन, वो भी आई कैप वाली है, ये आई कैप वाली डेफिनेशन है। इनकम मेथड की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन से जानने के लिए लिखी है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी आपने आई कैप, और नीचे उसका एग्जांपल। फिर एक्सपेंडिचर मेथड, और नीचे देखें इस तरह अगर आप लिखोगे पेपर में नंबर मिलेंगे आपको। जैसे बुक में लिखा है वैसे ही पेपर में अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने। इस वजह से सब्जेक्टिव पेपर में कभी भी आपको 5/5 पूरे नहीं मिलते। न्यूमेरिकल में बेनिफिट है, न्यूमेरिकल में सॉल्टी है, सारे पूरे मिल गए, लेकिन थ्योरेटिकल में ये मसला 5/5 पूरे कभी भी नहीं मिलेंगे, बेशक सारा सॉल्टी है। तो इसलिए आपको उसको मोल्ड करना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर नंबर दे। ये उस टेक्निक को फॉलो करते हुए आई कैप से एग्जामिनर पॉइंट आते हैं हर एक के बाद, पेपर के बाद उसको फॉलो करते हुए कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं ताकि अगर ये पेपर में आती है तो ये आपके लिए याद करना, नोट्स करना आसान हो जाए। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कल मैं और फार्मूले सुनने हैं और सारी डिफिकल्टीज आप लोगों को सुननी है, फार्मूले और सारी डिफिकल्टीज मैंने आपको सुननी है, तो कल ये याद कर लिया बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।